हाय एवरीवन, आई एम प्रिंस। हमने इससे पहले जिस तरह से हिस्ट्री और पॉलिटी के सब्जेक्ट को कवर किया है, ठीक उसी तरह से हम ज्योग्राफी के सब्जेक्ट को भी पढ़ने वाले हैं और ज्योग्राफी सब्जेक्ट में जितने भी पॉइंट दिए गए हैं उन सभी को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कक्षा 6 के भूगोल विषय को। पुस्तक का नाम है पृथ्वी हमारा आवास। यह पुस्तक हमें हमारी पृथ्वी, सौरमंडल और उसके विभिन्न घटकों के बारे में बताती है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारी पृथ्वी किस तरह काम करती है और हमारे चारों ओर का वातावरण कैसे बनता है। हम शुरू से लेकर अंत तक सभी अध्यायों को अच्छे से पढ़ेंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से जानेंगे। चलिए हम पहले अध्याय से शुरू करते हैं। पहला अध्याय है सौरमंडल में पृथ्वी, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इस अध्याय में हमें क्या जानने को मिलता है? यह अध्याय हमें हमारे सौरमंडल और उसमें स्थित ग्रहों, उपग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों के बारे में बताता है। यह हमें यह भी बताता है कि हमारी पृथ्वी किस तरह एक अनोखा ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। इसमें तारे, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड जैसी खगोलीय अवधारणाओं का परिचय दिया गया है। चलिए एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हैं और सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से जानते हैं। पहला पॉइंट है ब्रह्मांड, द यूनिवर्स। ब्रह्मांड को जाने तो ब्रह्मांड में सभी चीज़ें आ जाते हैं, जो इस ग्रह पे मौजूद है वो भी और जो इस ग्रह पे मौजूद नहीं है वो सभी भी। तारे, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, प्रकाश, समय, ये सभी ब्रह्मांड के अंदर आ जाते हैं। ब्रह्मांड जो है यह अरबों आकाश गंगाओं से बना होता है। आकाश गंगा किसे कहते हैं? यह लाखों ताराओं और सौरमंडलों का विशाल समूह होता है। मतलब है ऐसा जगह जहाँ पर लाखों ताराएं मौजूद हो, लाखों सौरमंडलें मौजूद हो, तो उस जगह को हम आकाश गंगा के नाम से जानते हैं। और इस तरह की आकाश गंगा ब्रह्मांड के अंदर अरबों संख्याओं में मौजूद हैं। जैसा कि हमने जाना कि आकाश गंगा में लाखों ताराएं, लाखों सौरमंडलें होते हैं, तो हमारा पृथ्वी भी सौरमंडल में मौजूद है। और हमारा सौरमंडल जिस आकाश गंगा में मौजूद है उसे मिल्की वे या दुगध मेखला कहते हैं, जिसका आकार सर्पिल है। दूसरा पॉइंट है खगोलीय पिंड और तारा। खगोलीय पिंड किसे कहेंगे? रात में अंतरिक्ष में जो कुछ भी दिखाई देता है, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, तारे, उल्कापिंड आदि, वे सभी खगोलीय पिंड कहलाते हैं। जब आप रात के समय में आसमान की तरफ देखते हैं तो आपको जो बहुत अधिक मात्रा में दिखाई देगा वो तारा होता है। आइए जानते हैं तारा किसे कहते हैं। तारे बड़े आकार के खगोलीय पिंड होते हैं जिनके पास अपनी स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश होता है, जिसे वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। तारे जो होते हैं वो गैसों से बने होते हैं। उदाहरण के लिए हमारा सूर्य भी एक तारा ही है। मुख्यतः इसमें हाइड्रोजन गैस पाए जाते हैं जो कि अलग अलग प्रक्रिया द्वारा हीलियम, हीलियम से कार्बन बनते रहते हैं। आगे हम तारे के जीवन चक्र को जब समझेंगे तो उसमें हम अच्छे से जानने वाले हैं। जब आप आसमान की तरफ देखते हैं तो आपने ऐसा ध्यान दिया होगा, कुछ तारे मिलकर एक आकृति को बना रहे होते हैं। इस आकृति को क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। तारों के समूह द्वारा बनाई गई आकृतियों को नक्षत्र मंडल कहा जाता है, जैसे कि सप्तऋषि, बिग बियर जैसी आकृतियां का बनना। सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे को पहचाना जाता है जो हमेशा उत्तर दिशा में स्थित रहता है। सप्तऋषि नक्षत्र मंडल जो है ना, वो 7 ताराओं से बनने वाला एक आकृति है, जिसे आप ध्यान से देखिएगा तो वो ध्रुव तारे की तरफ इशारा कर रहा होता है। और ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में स्थिर रहता है, जो कि धरती के किसी भी कोने में जाने के बाद आपको हमेशा वो उत्तर दिशा में ऊपर की तरफ ही दिखेगा। यही कारण है कि जब समुद्री यात्री यात्रा पे जाते थे तो दिशा पता करने के लिए हमेशा ध्रुव तारे की सहायता लिया करते थे। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, तारे का जीवन चक्र। तारों का जन्म निहारिका से होता है, जिसे इंग्लिश में नेबुला कहते हैं। निहारिका धूल कण, हाइड्रोजन और हीलियम जैसे आयनीकृत गैसों का समूह होता है। अब एक तारे का जो जीवन चक्र है ना, वो उनके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तारे का द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा उसका जीवन चक्र उतना ज़्यादा होगा, और जितना कम होगा जाहिर सी बात है उसका जीवन चक्र उतना कम होगा। आगे बढ़ते हैं और तारे के जीवन से लेकर मृत्यु तक की प्रक्रिया को अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि तारे का जन्म होता कैसे है। जब निहारिका गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक साथ एक केंद्र पर जमा होने लगता है तो उसके केंद्र का तापमान और दबाव बढ़ जाता है, जिसके कारण वह चमकने लगता है। यही अवस्था है कि जब एक तारे का जन्म हो रहा होता है, और इस अवस्था को प्रोटोस्टार कहते हैं और इसे ही भ्रूण तारा कहते हैं।
ऐसे में जो कम द्रव्यमान वाले तारे हैं उसको क्या कहेंगे और जो उच्च द्रव्यमान वाले तारे हैं उसको क्या कहेंगे, आइए जानते हैं। कम द्रव्यमान वाले तारे को सामान्य तारा कहेंगे जैसे कि सूर्य हो गया। उच्च द्रव्यमान वाले तारे को ब्लू जियांट कहेंगे जैसे कि रिगेल तारा हो गया। इसके बाद जो तारे की अवस्था होगी वो जवानी अवस्था कहलाएगी। जब प्रोटोस्टार के केंद्र में तापमान और दबाव बढ़ता ही रहता है तो हाइड्रोजन परमाणु आपस में जुड़कर हीलियम बनाने लगता है। मैंने ऊपर बताया था ना, तारे जो होता है वो हाइड्रोजन गैस से बना होता है। तो हाइड्रोजन गैस पहले से मौजूद है तो हाइड्रोजन परमाणु आपस में जुड़कर हीलियम बनाने लगता है और परमाणु संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया शुरू कर देता है। इससे बहुत सारा ऊर्जा निकलता है। यह ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध काम करता है और प्रोटोस्टार को स्थिर रखता है। उसके बाद इसे एक पूर्ण तारे में बदल देती है जिसे मुख्य अनुक्रम तारा या मेन सीक्वेंस स्टार कहते हैं। हमारा सूर्य जो है वो अभी इसी अवस्था में है। अब इसके बाद तारे का क्या होगा? जब तारे के केंद्र में हाइड्रोजन खत्म हो जाता है तो उनका संतुलन बिगड़ने लगता है। उसके बाद केंद्र अपनी ही गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ने लगता है। इस संकुचन से गर्मी और दबाव बढ़ता है जिससे केंद्र के बाहर बचा हुआ हाइड्रोजन भी जलने लगता है। ऐसे में कम द्रव्यमान वाले तारे जो होते हैं वो रेड जायंट बन जाता है और उच्च द्रव्यमान वाले तारे जो होता है वो सुपर रेड जायंट बन जाता है। रेड जायंट बनने के बाद केंद्र इतना गर्म हो जाता है कि हीलियम कार्बन में बदलने लगता है और एक समय के बाद हीलियम भी खत्म हो जाता है। जब हीलियम भी खत्म हो जाता है तो तारे की मृत्यु हो जाती है। इस तरह से एक तारे की जन्म और मृत्यु की प्रक्रिया चलता रहता है ब्रह्मांड के अंदर। मैं फिर से समझा देता हूँ चीज़ों को। तारे का जन्म निहारिका से होता है। निहारिका क्या है? धूल कण गैसों का एक समूह होता है। जब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण निहारिका एक साथ एक केंद्र पर जमा होने लगता है तो उस केंद्र का तापमान और दबाव बढ़ जाता है जिसके कारण वह चमकने लगता है और इस अवस्था को हम बोलते हैं प्रोटोस्टार यानी तारे का जन्म की अवस्था। इसके बाद केंद्र में तापमान और दबाव बढ़ता ही रहता है तो जो हाइड्रोजन गैस मौजूद है उसके परमाणु आपस में जुड़कर हीलियम बनाने लगता है और परमाणु संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया शुरू कर देता है। इससे बहुत सारा ऊर्जा निकलता है। यह ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध काम करता है और इस अवस्था में यह तारा बन चुका है जिसे हम मेन सीक्वेंस स्टार कहते हैं। इसके बाद एक समय ऐसा आएगा जब तारे के केंद्र में जो न्यूक्लियर फ्यूजन चल रहा था हाइड्रोजन परमाणु के कारण वो खत्म हो जाएगा और इनका संतुलन बिगड़ने लगेगा। उसके बाद केंद्र अपनी ही गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ने लगेगा। इस संकुचन से गर्मी और दबाव बढ़ेगा जिससे केंद्र के बाहर बचा हुआ हाइड्रोजन जलने लगेगा और हाइड्रोजन जलने के बाद हीलियम में बदल जाएगा और जब हीलियम भी खत्म हो जाएगा तो तारे की मृत्यु हो जाएगी। तारे का मृत्यु मतलब ईंधन का समाप्त हो जाना और तारे की मृत्यु हो जाना। तो ये प्रक्रिया होता है एक तारे के जन्म से मृत्यु तक का। तारे की मृत्यु होने के बाद कम द्रव्यमान वाले जो अवशेष बचते हैं उसे श्वेत वामन कहते हैं। श्वेत वामन गर्म होता है जो कि कुछ वर्षों बाद ठंडा होकर काले वामन बन जाता है और काले वामन अंतरिक्ष में विलीन हो जाते हैं। लेकिन उच्च द्रव्यमान वाले जो तारे होते हैं उसमें विशाल विस्फोट हो जाता है जिसे सुपरनोवा कहते हैं या फिर न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल में बदल जाता है। तारे के बारे में कुछ और बातों को भी जान लो, जैसे कि जब हीलियम खत्म हो जाता है तो तारा अपनी बाहरी परतों को धीरे धीरे अंतरिक्ष में उड़ा देता है। यह परतें एक सुंदर गैस के बादल के रूप में दिखाई देती है जिसे ग्रह निहारिका कहते हैं। तारे का बचा हुआ बहुत गर्म और घना कोर पीछे रह जाता है जिसे सफेद बौना व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। सफेद बौना पूरी तरह ठंडा हो जाएगा और एक अदृश्य काला बौना ब्लैक ड्वार्फ बन जाएगा जो तारे का अंतिम मृत रूप है और ये कम द्रव्यमान वाले तारों के साथ होता है। बड़े द्रव्यमान वाले तारे में जब हीलियम भी खत्म हो जाता है तो इससे संतुलन अचानक बिगड़ जाता है और गुरुत्वाकर्षण बल केंद्र को एक सेकेंड के भीतर भीषण रूप से ढहा देता है जिससे एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली विस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा कहते हैं। इस विस्फोट में तारे की अधिकांश सामग्री अंतरिक्ष में बिखर जाती है और सुपरनोवा के बाद जो बचता है वह द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यदि अवशेष का द्रव्यमान एक निश्चित सीमा के भीतर है तो यह एक अत्यंत घना न्यूट्रॉन तारा बन जाता है। यदि अवशेष बहुत भारी है तो गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि वह हर चीज को अपने आप में खींच लेता है
जिससे एक ब्लैक होल का निर्माण होता है। याद रखेंगे, केवल विशाल द्रव्यमान वाले तारे ही ब्लैक होल बनते हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, सौरमंडल, द सोलर सिस्टम। सौरमंडल का जो मुखिया होता है वो सूर्य होता है। यह हमारे सौरमंडल का केंद्र है। यह एक तारा है जो बहुत बड़ा है और गैसों से बना है। गैस कौन सा? हाइड्रोजन। सूर्य प्राकृतिक रूप से हमारे सौरमंडल का सबसे अच्छा ऊर्जा केंद्र है, जो कि सौरमंडल में मौजूद सभी ग्रहों को ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करता है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं, जिसे ऑर्बिट कहते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान देना कि सभी ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो जिस रास्ते में वो चक्कर लगाता है, वो रास्ता जो आकृति बनाता है वो दीर्घवृत्ताकार आकृति बनाता है। आप इमेज नंबर 2 में देख सकते हो कि वो किस तरह का आकृति बनाता है। वो पूरी तरह से वृत्त नहीं बनाता है, बल्कि दीर्घवृत्ताकार बनाता है, जिसे इलिप्टिकल पाथ कहते हैं। और जहाँ पर वो घूम रहा है ना चारों तरफ, उसे ऑर्बिट कक्षा कहते हैं। बस यही समझना था। उसके बाद है ग्रह। अब ग्रह किसे कहेंगे? ऐसे खगोलीय पिंड जिनके पास स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है। ये तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे खगोलीय पिंडों को ग्रह कहते हैं। ऊपर हमने तारे के बारे में जाना था। तारा उसे कहते हैं जिसके पास ऊष्मा और प्रकाश दोनों होता है, और ग्रह उसे कहेंगे जिसके पास ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार उनका नाम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इन सभी को इंग्लिश में मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून कहा जाता है। ग्रह किसे कहते हैं यह जान लिया है। अब जानते हैं ग्रहों की विशेषताएं। सबसे पहले पृथ्वी की बात करें। यह तीसरा सबसे निकटतम ग्रह है सूर्य से, और एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन मिलता है। इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इसका 2/3 हिस्सा पानी से ढका हुआ है। बुध के बारे में जाने तो सूर्य के परिक्रमा में सबसे कम समय बुध लेता है। शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। कारण इसका क्या है? इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक है, जो ऊष्मा को अवशोषित करके रखती है। इसकी एक और विशेषता है, यहाँ एक दिन इसके 1 वर्ष से लंबा होता है। मतलब घूर्णन काल परिक्रमण काल से अधिक है। जितना समय ये सूर्य के चक्कर लगाने में लगाता है ना, उससे कई ज्यादा समय ये अपने अक्ष पे घूमने में लगा देता है, जिसके कारण यहाँ पर एक दिन इसके 1 वर्ष से भी लंबा होता है। बात करें यूरेनस प्लेनेट की, तो यह अपने अक्ष पे 98 डिग्री झुका हुआ है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। बात करें पृथ्वी की, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री तक झुका हुआ है, लेकिन यूरेनस 98 डिग्री तक झुका हुआ है, जिसके कारण इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। प्लूटो को भी पहले ग्रह माना जाता था, लेकिन प्लूटो को अब ग्रह के श्रेणी से हटा दिया गया है। हटाने का कारण है, अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान इकाई के अनुसार प्लूटो की कक्षा स्वच्छ नहीं थी। वह वरुण और नेपच्यून की कक्षा को काटता था, इसलिए 2006 में इसे बौना ग्रह, ड्वार्फ प्लैनेट घोषित कर दिया गया, और अब सौरमंडल में 8 ग्रह मौजूद हैं। ग्रह के बारे में जानने के बाद अब हम जानते हैं उपग्रह के बारे में। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, उपग्रह और चंद्रमा, सैटेलाइट एंड मून। ये वे खगोलीय पिंड होते हैं जो ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं। उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक उपग्रह और दूसरा मानव निर्मित उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह जैसे कि चंद्रमा, जो कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, और मानव निर्मित उपग्रह वो होते हैं जो कि मानव धरती से अंतरिक्ष में भेजते हैं, जैसे कि सैटेलाइट। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह होने के कारण चंद्रमा और पृथ्वी के बीच कुछ प्रभाव देखने को मिलता है, जैसे कि ज्वारीय बंधन। चंद्रमा का घूर्णन काल और परिक्रमण काल एक समान है। मतलब जितना समय चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमने में लगाता है, ठीक उतना ही समय वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में लगाता है, जो कि 27 दिन का समय होता है। इस कारण हमें चंद्रमा का केवल एक ही हिस्सा दिखाई देता है, और जो हिस्सा नहीं दिखाई देता है उसे डार्क साइड ऑफ द मून कहते हैं। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया, जो कि मुझे बताना चाहिए था ज्वारीय भाटा के बारे में, फिर भी मैं बता देता हूँ। आपको ये तो पता होगा कि हर एक वस्तु के पास अपना एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जिसके कारण वे वस्तु किसी दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक उसी प्रकार चंद्रमा के पास भी अपना गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसके कारण वो पृथ्वी पे मौजूद जल को अपनी ओर आकर्षित करता है, और इस आकर्षण के कारण समुद्र के जल स्तर में घटोत्तरी और बढ़ोतरी होते देखा गया है, और इसी प्रक्रिया को ज्वारीय भाटा के नाम से भी जानते हैं। अमावस्या और पूर्णिमा का होना समझते हैं।
जब चंद्रमा का वह हिस्सा पृथ्वी की तरफ होता है जहां सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही होती है तो उस समय अमावस्या की रात कहा जाता है। और जब चंद्रमा का वह हिस्सा पृथ्वी की तरफ होता है जहां सूर्य की रोशनी पड़ रही होती है तो उस समय पूर्णिमा की रात कहा जाता है। मतलब समझो, अगर सूर्य की रोशनी चंद्रमा पे पड़ रहा है और चंद्रमा का वही हिस्सा पृथ्वी की तरफ है तो चंद्रमा सूर्य की रोशनी दिन में अवशोषित करेगा और रात के समय में बहुत ही ब्राइट दिखाई देगा, जिसके कारण पूर्णिमा की रात कहा जाता है। और ठीक इसका उल्टा, जब चंद्रमा पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ेगा तो वो सूर्य के ऊष्मा को अवशोषित नहीं करेगा और ना ही रात में वो ब्राइट दिखाई देगा। तो इस समय रात बहुत अंधेरा होता है, इसलिए इसे अमावस्या की रात कहा जाता है। अब अगला पॉइंट जानते हैं, पॉइंट नंबर 6, सौर मंडल के अन्य खगोलीय पिंड। सबसे पहले क्षुद्र ग्रह किसे कहेंगे? ग्रहों के टूटे हुए हिस्से या छोटे चट्टानी पिंड जो होते हैं उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। धूमकेतु क्या है? यह पत्थर, धूल, बर्फ और गैस के बने होते हैं। ये सूर्य से बहुत दूर होते हैं। जब ये सूर्य के करीब आते हैं तो जलने लगते हैं और एक पूंछ बन जाती है जिसे पूछल तारा भी कहते हैं। पूंछ हमेशा सूर्य की विपरीत दिशा में होती है। हाल ही में जो है ना, अंतरिक्ष में वैज्ञानिकों ने एक ऐसी चीज को देखा जो कि नॉर्मल कॉमेट से मिलता जुलता नहीं दिख रहा है। वैज्ञानिक कह रहे हैं ये एक एलियन मदरशिप हो सकता है, जिसे वैज्ञानिकों ने 3i एटलस का नाम दिया है। इसमें जो सबसे ज्यादा नोटिस करने वाली बात है ना वो यही है कि अधिकतर कॉमेट्स में जो पूंछ है ना वो सूर्य के विपरीत दिशा में बनती है, लेकिन इसमें सूर्य के ही दिशा में इसकी पूंछ दिखाई देता है। अगला पॉइंट है, उल्का मेटेरॉइड किसे बोलते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे टुकड़े, मलबा जिसे बोल सकते हैं, उसे उल्का बोलते हैं। जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो घर्षण के कारण ये जल जाते हैं। रात के समय में आपने टूटता हुआ तारा देखा होगा ना, वो यही होता है, मेटेरॉइड ही होता है। कुछ और शब्द के बारे में भी जान लेते हैं, जैसे कि उल्काभ, मेटेरॉइड। स्वतंत्र रूप से सौरमंडल में सूर्य के चारों ओर घूमते हुए जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर घर्षण से जल जाते हैं तो इसे उल्का कहते हैं। तो फिर उल्का पिंड किसे कहेंगे? ये छोटे पत्थर के टुकड़े हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वे जल जाते हैं और जब अधजला हिस्सा पृथ्वी पर गिर जाता है तो उल्का पिंड कहलाता है। 3i एटलस के बारे में जाने तो जुलाई 2025 में एक रहस्यमयी वस्तु की पुष्टि हुई थी जो हमारे सौरमंडल के बाहर से आई है। इसे आधिकारिक तौर पर 3i एटलस नाम दिया गया है और यह दिसंबर 2025 में पृथ्वी के पास से गुजरेगा। तो इस अध्याय में बस इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे अगले अध्याय को। फिलहाल के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।